एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। आज हम लोग हमारी थर्ड योजना स्टार्ट करने वाले हैं, बट उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इसके प्रीवियस जो आपने वीडियो देखी होगी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। अब उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि उसका लाभ कौन नहीं उठा सकता है, ठीक है। तो पहली चीज़ देखो, उसमें पहले ही लिखा हुआ था असंगठित क्षेत्र वाले लोग होना चाहिए, ठीक। तो पहला तो यहीं कट जाएगा, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति जो है वो उसमें शामिल नहीं होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य उसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनको तो पहले से ही दिया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य भी उसमें शामिल नहीं होंगे, उनको भी मिल रही है पेंशन, ठीक है। राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य नहीं शामिल होंगे क्योंकि उनको भी मिल रही है। आयकर का भुगतान करने वाले लोग भी इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो नहीं वाले लोगों का आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, ठीक है। और किसको मिलेगा वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बस इतना हम लोग कर ले, फिर नेक्स्ट स्टडी कर देंगे, ठीक है। तो किस किस को मिलेगा लाभार्थी? एक तो छोटे सीमांत किसान जो होते हैं, ठीक है, 1-2 एकड़ 4 एकड़ से कम जिसके पास है वो किसान आ जाएंगे, ठीक है। भूमिहीन खेतीहर मजदूर तो आएंगे ही, मछुआरे हैं, पशुपालक हैं, तो वो सब इस योजना के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ईंट भट्टा पत्थर खादान जो होती है उसमें लेबलिंग पैकिंग करने वाले जो लोग हैं, ठीक है। निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले जो लोग हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चमड़े के कारीगर हो गए भाई, बुनकर वाले हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, घरेलू कामगार वगैरह, सब्जी फल विक्रेता जितने भी हैं वो सभी इस योजना के लाभार्थी होंगे, ठीक है। तो इसमें जो नहीं होंगे उनको आप नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है, बिकॉज वो ज़्यादा आते हैं। ओके, सो इनको आप नोट डाउन कर लो बिकॉज मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद भैया ये अपन ने पढ़ लिया था ना कि कौन कौन कितना होना चाहिए, ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो भैया लाइन से वीडियो देखने बैठो, ठीक है, तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो है PM केयर स्कीम फॉर चिल्ड्रन, राइट। तो PM केयर स्कीम फॉर चिल्ड्रन जो है वो क्या है भैया, 11 मार्च 2020, 11 मार्च कुछ याद आ रहा है? शायद 11 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, राइट, 2020 है ना। तो 11 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की सहायता की योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। तो मतलब उस समय बहुत सारे चली थी कोविड में, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे बच्चे जो है वो उनके माता या पिता में से कोई एक या दोनों ही ना रहे हो। तो ऐसे बच्चे, ठीक है, जिसके या तो माता पिता या दत्तक माता पिता, वैध अभिभावक, एकल माता पिता, इनमें से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है, मतलब अब कुल मिला के कहने की बात है भैया वो अनाथ हो चुके हैं। मृत्यु कब होना चाहिए? 11 मार्च से 31 दिसंबर, है ना, 11 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच में अगर उनकी मृत्यु हुई है ना, तो माता तथा पिता की मृत्यु दिनांक जिसकी भी मृत्यु बाद में होती है को बच्चों की आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ नोट करना, बच्चा कितना होना चाहिए? 18 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस बच्चे को क्या देंगे ये लोग, ठीक है, उनका पोस्ट ऑफिस में खाता खुलेगा, ठीक है, और उस खाते में उनके अनुरूप राशि जमा होती जाएगी। जैसे अगर बच्चा जब 18 साल का होगा तो उसके नाम से कॉपर्स खाते में 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे उनको जब 18 वर्ष के हो जाएंगे तो उनके नाम से जो कॉपर्स खाते में 10 लाख रुपए जमा कर दी जाएंगे, ठीक है। और उसी में से बच्चे को मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी, उन्हीं 10 लाख रुपए में से। और बच्चे का 23 वर्ष के होने पर बच्चे को 10 लाख रुपए की राशि दे दी जाएगी, ठीक है। और जिसमें से हितग्राही को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी कवर किया जाएगा, ठीक है। तो उसको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें समझ में आ गया भैया कि अपन को डेट याद रखना है, तो 11 मार्च से, ठीक है, 31 दिसंबर है, ठीक है, 2021 तक। और बच्चे की आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 23 साल पे उसको 10 लाख रुपए देंगे, साथ में 5 लाख रुपए का उसका स्वास्थ्य बीमा भी कवर होगा, ठीक है। ये हो गया, हाँ। और शिक्षा सहायता और जो छात्रवृत्ति की प्रावधान तो उसको देंगी, ठीक है।
ये छात्रवृत्ति वगैरह तो खैर उसको मिलेगी ही, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा फोर्थ, स्पॉन्सरशिप व फोस्टर केयर योजना। अब ये क्या है, फोस्टर केयर क्या है, पालन पोषण देखभाल बोल सकते हैं जिसको हम, ठीक है। तो ये क्या है, देख रेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बालक तथा अनाथ, बेसहारा, जेल में निरुद्ध माता पिता के बच्चे, ठीक है, असाध्य बीमारी से ग्रस्त बच्चे, जिनका किसी कारणवश पारिवारिक पुनर्वास नहीं हो पाता है, जिनको अस्थायी रूप से किसी असंबद्ध परिवार में पुनर्वासित किए जाने के लिए या पालन पोषण के लिए, ठीक है, उनको दे दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत बच्चे का प्रतिमाह 2,000 रुपये राशि दिए जाने का प्रावधान है। तो इससे में बच्चे के पालन पोषण के लिए 2,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। स्पॉन्सरशिप की योजना क्या होता है, स्पॉन्सरशिप समझ में आता है, किसी की स्पॉन्सरशिप जब हम लेते हैं तो इसमें क्या होता है, समुदाय के अभाव में, शोषण वाली परिस्थितियों में एवं विषम आर्थिक परिस्थितियों, बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों को उनके परिवार में रखने के लिए सक्षम बनाकर बच्चों को आर्थिक सहायता राशि कितनी, 2,000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह उपलब्ध कराए जाने हेतु मध्य प्रदेश बाल प्रयोजन स्पॉन्सरशिप दिशा निर्देश 2020 के अंतर्गत सहायता दी जा रही है, ठीक है। पाश्चात्यवर्ती देखरेख आफ्टर केयर योजना भी है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये अपन ने जो देखी, ये स्पॉन्सरशिप व फोस्टर केयर योजना थी, ठीक है, और ये पाश्चात्यवर्ती देखरेख है। इसमें क्या है भाई साहब, एक मिनट है ना, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, पाश्चात्यवर्ती देखरेख आफ्टर केयर योजना के अंदर क्या 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 होता है भैया, जो बच्चा होता है जब तक वो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है तब तक उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है 2,000 रुपये पर मंथ, राइट। अभी फ़िलहाल हम बात करें तो फ़िलहाल किस में, मध्य प्रदेश में 5, मतलब भोपाल में 5 ऐसे बन चुके हैं आफ्टर केयर योजना के तहत केंद्र, ठीक है। जबलपुर में 1 है, ग्वालियर में 3 है आफ्टर केयर होम संचालित हो रहे हैं, जिसमें 122 युवक और युवतियां हैं। उसमें सरकार की ओर से प्रतिमाह उनके लिए 2,000 रुपये आता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आयुष्मान भारत योजना। अब आप लोग सोचोगे भैया अब भी अपन ने बोला था कि जो जन आरोग्य मिशन चल रहा है, PM जन आरोग्य मिशन है, वही आयुष्मान भारत है। नहीं भैया, वो जो जन आरोग्य अभी चला रहे हैं ना, तो जन आरोग्य जो है वो आयुष्मान का दूसरा चरण है, ठीक है। आयुष्मान पहले आई थी और बाद में जन आरोग्य मिशन आया है, ठीक है। तो हम लोग पहले आयुष्मान को भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि ये जो है वो ऑफिशियली नोटिस, ऑफिशियली PDF है, ठीक है, जबलपुर हाई कोर्ट से निकला हुआ है, ठीक है। तो उसके हम लोग थोड़े से पढ़ लेते हैं कि कितनी कितनी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, राइट। तो हाँ, आयुष्मान भारत योजना, इसका उद्देश्य क्या है, सो एज द नेम सजेस्ट, क्या करेगा, वही स्वास्थ्य बीमा देगा, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना के तहत माध्यमिक और तृतीयक, इसके पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, माध्यमिक और तृतीयक जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, अस्पताल, उसमें सरकारी अस्पताल भी आ जाएंगे और सूचीबद्ध निजी अस्पताल भी आ जाएंगे। उनके लिए प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक, मतलब पर ईयर उनको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, ठीक है। इसमें लगभग हम लोग 10 करोड़ गरीब परिवार, ठीक है, अगर परिवार की बात करूँ तो 10 करोड़ परिवार, जिसमें लगभग 50 करोड़ लोग आते हैं, जो लगभग 40% जनसंख्या के बराबर है, ठीक है। तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो उनको कोई नॉर्मल से गंभीर बीमारी जो है उसका टोटल जो खर्चा है 5 लाख तक का पर ईयर में सरकार की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। तो आयुष्मान भारत योजना समझ में आई, उद्देश्य लगभग वही उद्देश्य है। पात्रता की शर्तें इसकी अलग थी, ठीक है, ग्रामीण इलाके के लिए अलग थी और शहरी इलाके के लिए अलग थी। ग्रामीण इलाके के लिए उनकी शर्त क्या थी कि भैया उनका मकान कच्चा होना चाहिए, परिवार में कोई भी वयस्क जो है, परिवार में किसी वयस्क 16 से 59 साल का नहीं होना चाहिए। परिवार का मुखिया क्या है यार, परिवार का मुखिया महिला को होना पड़ेगा, ठीक है। परिवार में कोई दिव्यांग, अनुसूचित जाति जनजाति हो और भूमिहीन व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूर हो, तो इस प्रकार अब वो मतलब योग्य होंगे, ठीक है। इसके अलावा ग्रामीण इलाके को वो बेघर व्यक्ति जिनका घर ही नहीं है, निराश्रित, भीख मांगने वाले, आदिवासी हो गए हैं, बंधुआ मजदूर जो होते हैं, मुक्त बंधुआ वाले, ठीक है, ये सभी जो है खुद आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो जाएंगे। ये कानूनी रूप से वो लोग शामिल हो ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है
शहरी की बात करें तो शहरी में जो गरीब लोग हैं, ठीक है, कूड़ा बीनने वाले हो गए, घर में काम करने वाले, रेहड़ी पटरी दुकानदार, मोची फेरी, सड़क पे काम करने वाले, ये सभी व्यक्ति इसके अंतर्गत आ जाएंगे। एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो काम करने वाले मजदूर है, प्लम्बर है, मिस्त्री है, मजदूर, पेंटर, वेंडर, सिक्योरिटी गार्ड, कूली, ये सभी व्यक्ति इसके अंतर्गत शामिल होंगे। प्लस में इसमें शामिल होंगे स्वीपर, ठीक है, सफाई कर्मी हो जाएंगे, घरेलू काम करने वाले, हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले, टेलर, ड्राइवर, रिक्शा चालक, दुकान पे काम करने वाले, ये सभी आयुष्मान भारत योजना में शामिल होंगे। ठीक है, तो केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों और इलाकों की अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ आयुष्मान भारत योजना के लिहाज से योग्य परिवार की जानकारी साझा करेगी। ठीक है, तो राज्य सरकारों को भी ऑब्वियस ही बात इसमें केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा कि नहीं कौन कौन लाभार्थी है। ठीक है, उसके बाद इन परिवारों को एक फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा इनको? एक फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। काफ़ी लोगों के यहाँ आए हैं आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए, ठीक है, जब ये स्टार्ट हुई थी ना तब, तो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। लिस्ट में शामिल लोग ही आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, जिन लोगों के पास 28 फरवरी 2018 तक, ठीक है, तो जिन लोगों के पास 28 फरवरी 2018 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड होगा, वे भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, मतलब समझ में आ गया। जिसके पास केवल 2018 तक का राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड है, वो भी आयुष्मान योजना का लाभ उठा सकते हैं। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इनका लाभ ये लोग नहीं उठा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में जो पंजीकृत लोग हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी बीमा है ना, वो लोग इसका लाभ नहीं उठाएंगे। बट इन्होंने लिखा है कि जिनका कार्ड 2018 तक ही है, वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में भर्ती की प्रक्रिया का क्या सिस्टम है? ठीक है, इसके लिए क्या है, आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी अस्पताल में एडमिट होने के लिए कोई चार्ज नहीं चुकाएगा। ठीक है, अस्पताल से दाखिल होने से लेकर इलाज तक का सारा खर्च जो होगा इस योजना में कवर करेंगे। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना का लाभ में अस्पताल में दाखिल होने से पहले और बाद का खर्च भी कवर होगा। ठीक है, जैसा कि जन आरोग्य मिशन में आपको बोला है कि आप जब अस्पताल में भर्ती हुए उससे 3 दिन पहले का भी जो दवाई का खर्च है वो सब सरकार देती है। ठीक है, पैनल में शामिल हर अस्पताल में एक आयुष्मान मित्र होगा, वह मरीज की मदद करेगा। ठीक है, उसको बताएगा कि भैया ये सब सुविधा तुमको मिलेगी। ठीक है, अस्पताल में एक हेल्प डेस्क भी होगा, दस्तावेज चेक करने के लिए, नामांकन के लिए, वेरिफिकेशन में मदद करेगा ताकि उसको प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना में शामिल व्यक्ति देश के किसी भी सरकारी पैनल में शामिल अस्पताल में इलाज करा सकेगा। समझ में आ रहा है थोड़ा डिफरेंस आयुष्मान में? ठीक है, आयुष्मान में केवल सरकारी की बात कर रहा है, बट जो जन आरोग्य मिशन अब आया है इसका दूसरा चरण, उसमें आप निजी अस्पताल में भी अपना इलाज करा सकते हो। राइट, दस्तावेज तो वही भी आधार कार्ड है, हो गई, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, BPL होना चाहिए, परिवार पहचान पत्र होना चाहिए और बाकी दस्तावेज में होना चाहिए। ठीक है, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को लगभग 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ इसमें अपन को मिलेगा। ठीक है, सो आज के लिए हमने ये 2 योजना ही पढ़ी है। अब हम लोग कल पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।